नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आज हम आपके साथ में एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर फॉरेन सेटलमेंट और फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास में आता है। तो एक वीडियो पिछले में जब मैंने फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बनाया था तो हमने सोचा कि एक प्रैक्टिकल केस स्टडी में हम आपको दिखाएं कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिकली काम करती है। थियरी में बोलना बहुत अलग होता है, प्रैक्टिकली कई बार चीज़ें अलग दिखती है। तो आपके अंदर एक ट्रस्ट होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी को लेकर, इसलिए हम ये केस स्टडीज आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो 16 दिसंबर के दिन मेरे पास में कॉल आता है कि हम फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर बहुत सारी परेशानियां हमारे लाइफ में आ रही है। हमने अपनी कुंडली कुछ लोगों को चेक भी करवाई है, लेकिन उन्होंने बोला है कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने कि इसको पूरी तरह से कोई योग ही नहीं है आपका फॉरेन सेटलमेंट का। तो चिंता कर रहे थे जो क्वेश्चन पूछने वाले थे। जब मेरे पास क्वेश्चन आया तो मैंने उसके एनालिसिस के लिए मेरी फेवरेट ब्रांच को चुना, जो कि है केपी एस्ट्रोलॉजी। इसका पूरा नाम है कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो चीज़ों को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उतर कर चेक करते हैं। जैसे साधारणतया अगर आप किसी कुंडली की विवेचना करते हैं तो आपको हम ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है हम वही चेक करते हैं, या कोई भी हाउस है उसमें कौन सी राशि हम केवल वही चेक करते हैं। कुछ वैदिक ज्योतिष अंदर उतरते हैं, डिविजनल चार्ट्स पर जाते हैं, जो कि एक शानदार तरीका है। बिना डिविजनल चार्ट्स के कुंडली की विवेचना होनी भी नहीं चाहिए। अगर होती भी है तो या तो आधी अधूरी है या गलत है। यही सेम प्रिंसिपल्स कृष्णमूर्ति जी ने भी डिजाइन किए थे। वो कहते थे कि एक हाउस के अंदर जो साइन है आप केवल वो मत देखिए, आप देखिए कि उस हाउस के अंदर, उस साइन के अंदर भी 2.25 नक्षत्र भी है। तो वो नक्षत्र कौन सा है वो चेक करिए। वो नक्षत्र के अंदर भी उन्होंने हर नक्षत्र के भी 9 डिविजन्स किए थे। तो और भीतर हम माइक्रोस्कोप लेकर उतरते हैं तो सब डिविजन्स के ऊपर भी उतरते हैं। तो केवल हाउसेस को नहीं, वो प्लैनेट्स को भी इसी तरह से देखते हैं कि प्लैनेट कौन सी राशि के अंदर है, केवल वो मत देखिए। राशि के अंदर कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र के बाद में कौन से उप नक्षत्र यानी कि सब डिविजन में प्लैनेट स्थित है वो भी चेक करिए। तो मैं हमेशा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए कृष्णमूर्ति जी की पद्धति को यूज भी करता हूँ और मेरी फेवरेट ब्रांच भी है। उसके कई कारण हैं। मैं आपके साथ में कई वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आप देखेंगे कि कितने शानदार तरीके से उनके प्रिंसिपल्स काम करते हैं। और खासकर जो मेरा तरीका है वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैं चेक करता हूँ। प्रश्न कुंडली कितने सटीकता से चीज़ों को उत्तर देती है, आप और हम मिलकर वो भी देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर केस की हम बात करते हैं। ये बात है, मैं आपको टाइम और डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी उस समय का चार्ट अपने फ़ोन में, अपने सिस्टम में, मैं चाहता हूँ आप डेवलप करें, आप क्रिएट करें, ताकि आप मेरी बातों को और टेक्निकली समझ पाएं कि क्या उस समय प्लैनेटरी पोजीशन थी, किस प्रकार से हमने एनालिसिस किया और किस प्रकार से हमने प्रेडिक्शन दिया और क्या हमने प्रेडिक्शन दिया। अच्छा, प्रश्न चार्ट का तरीका आप सबको पता होगा कि जिस समय क्वेश्चन पूछ रहा होता है व्यक्ति, हम उस समय के प्लैनेट्स की पोजीशंस को चेक करते हैं और उनकी एनालिसिस के आधार पर हम अपने प्रेडिक्शंस को देते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने इसमें एक छोटा सा चेंज किया था। वो कहते थे कि पूरे 360 डिग्री का जो सर्कल है ज़ोडिएक का, उन्होंने उसके छोटे छोटे सब डिविजन्स करे जो कि नंबर में टोटल थे 249। तो वो कहते थे कि पूरा जो कुंडली का स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर समय पर वो 249 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। अब जब भी कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप उनसे एक नंबर पूछिए आउट ऑफ दिस 249 नंबर्स, और जो भी व्यक्ति वो नंबर बताएगा रैंडमली, आप उस नंबर को पहले घर में टॉप पर लेकर आ जाइए और कुंडली को अकॉर्डिंगली रोटेट कर लीजिए। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ रहा है उस समय दोस्तों 249 तरह की कुंडलियां बन सकती है रोटेशन के आधार पर।
लेकिन हम वो एक पर्टिकुलर जो नंबर हमें बताएगा, जहां तक रैंडमली उसी रोटेशन के आधार पर हम कुंडली की डिजाइन करके उसके एनालिसिस करते हैं। ये कृष्णमूर्ति जी का सिद्धांत था। जब ये एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से आता है ना, तो लोग इसमें डाउट करते हैं कि यार 249 तरह की 249 टाइप्स ऑफ कुंडली कैन बी देयर, तो नंबर तो कोई भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, और अगर उससे आपने गलत एनालिसिस कर दिया तो ये तो बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 आउट ऑफ 249 तो बहुत पॉसिबल है कि गलत हो। मैं एग्री करता हूँ, इस सुनने में ऐसा लगता है कि रैंडम चर्चाएं हो रही है, लेकिन बहुत ही शानदार रूप से एक्यूरेटली ये काम करता है। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। हम जब भी एक प्रश्न चार्ट बनाते हैं, हम उसको सबसे पहले वेरीफाई करते हैं, और मैं इस वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे कुंडली जो बनाई है वो सही बनी है कि नहीं बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो समय था मेरे पास वो था रात के 9:12। उस समय मेरे पास फोन आया था। उस समय जब प्रश्न मैंने चार्ट क्रिएट किया था वो समय था, तारीख थी 16 दिसंबर 2024। अब मैंने उनसे कहा कि एक नंबर चूज करिए। यहाँ मुझसे गलती भी हुई थी, गलतियां होती है और मुझसे कई बार एनालिसिस के अंदर गलती होती है, क्योंकि कृष्णमूर्ति सिद्धांत बहुत बारीक स्तरों पर काम करता है। तो उन्होंने मुझसे एक नंबर शेयर किया कि सर आप नंबर 4 सेलेक्ट करिए, 4 नंबर, क्योंकि 4 मेरी बर्थ डेट भी है। मुझे उस समय एक एस्ट्रोलॉजर की बात याद आई थी जिनसे मैं मिला था 2 साल पहले। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब किसी से नंबर मांगे कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर, तो नंबर ध्यान रखिए वो रैंडम नंबर होना चाहिए, किसी का फेवरेट नंबर नहीं होना चाहिए। हालांकि कृष्णमूर्ति जी ने कभी इसके बारे में कोई बात नहीं करी थी। तो मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा कि आप ना फेवरेट नंबर मत बताइए, आपके रैंडम नंबर बताइए। तो मेरे टोकने की वजह से उन्होंने एक फिर से नंबर मुझे सजेस्ट किया, जो कि था 111। ठीक है, अब नाउ वी आर हैविंग 2 नंबर्स, एक जो उन्होंने मुझे पहले बताया और फिर एक बाद में नंबर बताया। मैंने बाय डिफॉल्ट ही 111 सेलेक्ट किया और मैंने उसकी एक कुंडली की कैलकुलेशंस देखी, मैंने कुंडली बनाई। वो साइन था वर्गो, असेंडेंट के अंदर वर्गो था। अब हम स्टेप्स देखते हैं कि हम कैसे कुंडली को एनालिसिस करते हैं जब कोई प्रश्न कुंडली आती है। हम इसकी 3 स्टेप्स में चेकिंग करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हम उसमें माइंड पढ़ते हैं। कुंडली के अंदर जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा माइंड है। चंद्रमा की जो भी पोजीशन होगी वो रिफ्लेक्ट करेगा कि क्वेश्चन क्या है। आप कुंडली के आधार पर ये चीज चेक कर सकते हैं, चंद्रमा की पोजीशन को देखकर कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। अगला स्टेप होता है, अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि चंद्रमा उसी क्वेश्चन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, कुंडली परफेक्ट बनी है, जो क्वेश्चन उसका है उसी के आधार की कुंडली बनी है। देन वी मूव टुवर्ड्स द एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि जो उसका क्वेश्चन है क्या वो फुलफिल होगा या नहीं होगा। दिस इज द सेकंड स्टेप। अगर चार्ट जो हमने प्रश्न चार्ट बनाया वो हाँ भर रहा है कि ठीक है जो क्वेश्चन है वो होगा, तब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि कब होगा। अगर सेकंड स्टेप में चार्ट बोलेगा कि काम नहीं होगा, जो उन्होंने पूछा वो नहीं होगा, तो फिर हम वहीं रोक देते हैं और वो नहीं हमारा आंसर होता है। तो जब मेरे पास में कुंडली मैंने बनाई तो मैंने जैसे बताया मैंने 111 वाला नंबर लिया था और उससे मैंने चार्ट क्रिएट किया था। जब मैंने चंद्रमा की पोजीशन चेक करी तो चंद्रमा था, मुझे जो याद आ रहा है, राहु के नक्षत्र के अंदर, और राहु जो है उस समय सेटल्ड था 7th हाउस के अंदर। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है शादी को, 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप्स को, 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है बिजनेसेस को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, कोलैबोरेशंस को। तो मुझे डाउट हुआ
या तो चंद्रमा का साइन मुझे कुछ बताता या चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी मुझे कुछ बताता, वो नहीं कर रहा था वैसा। तो मुझे कुंडली की बनावट में डाउट हुआ। हालांकि मैंने, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसी समय कृष्णमूर्ति जी की बात याद करी कि जब भी कोई व्यक्ति कोई नंबर आपको सजेस्ट करता है तो वो रैंडम कभी नहीं होता है, वो ज़रूर किसी न किसी डिवाइन पर्पस की वजह से आपके पास वो नंबर आ रहा है। और वो बात याद करके मैंने अपनी गलती सुधारी। मैंने 111 नंबर की जगह 4 नंबर डाला और फिर से कुंडली डिज़ाइन करी उसी समय की 9:12 की। अब आप देखिए किस तरह से चीज़ें काम करती है। चंद्रमा की उस समय पोजीशन थी कि चंद्रमा था बुध की राशि के अंदर, यानी कि मिथुन राशि में था, और राहु के नक्षत्र के अंदर था। अब या तो बुध या फिर राहु रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन पूछने वाले के माइंड को। अब आप देखिए कितने शानदार तरीके से चीजें काम करती है। जब हम फॉरेन सेटलमेंट की बातें करते हैं तो हम 3 हाउसेस को चेक करते हैं, बहुत लॉजिकल है। पहला हाउस है 3rd हाउस, फिर है 9th हाउस, फिर है 12th हाउस। ये 3 घरों को हम चेक करते हैं, चाहे आप जन्म कुंडली से चेक करें चाहे प्रश्न कुंडली में चेक करें, 3 घरों को आपको चेक करना होता है। 3rd यानी कि चौथे घर का 12वां घर। चौथा घर क्या है? आपका परमानेंट रेसिडेंस है, आपका घर है, आपका देश है। उसका 12वां यानी कि आप अपने घर को, परमानेंट रेसिडेंस को छोड़ने की बात कर रहे हो, तो 3rd हाउस यहां पर इंपॉर्टेंट है। फिर है 9th हाउस, क्योंकि जब फॉरेन सेटलमेंट की बातें आती है तो लॉन्ग ट्रेवल्स भी होते हैं। 9th हाउस इज लॉन्ग ट्रेवल्स। और 12th हाउस जो सबसे प्राइम हाउस है, जो कि अपने आप में फॉरेन को ही रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन प्लेसेस को ही रिप्रेजेंट करता है, तो 12th हाउस हम चेक करेंगे। तो मैंने इन तीनों घरों को देखना था, 3rd, 9th और 12th। अब आप देखिए चंद्रमा उसी समय जब मैंने 4 नंबर वाली कुंडली जब बनाई थी, मून वॉज इन 3rd हाउस। तो ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा है हमारे, मून बुध की राशि में था, 3rd हाउस में ही था। हमारे दिमाग में चल रहा था कि हम अपने घर को छोड़ने की बात दिमाग में सोच रहे हैं। चंद्रमा का जो स्टार लॉर्ड है राहु, राहु कहाँ है? 12th हाउस में है। असल में ज़्यादा जो मेजॉरिटी के जो चांसेस दिखाता है वो चंद्रमा का स्टार लॉर्ड बताता है। स्टार लॉर्ड है राहु, राहु है 12th हाउस में। मतलब दिमाग में चल रहा है अपना घर छोड़कर फॉरेन में सेटल होने का क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से प्रश्न कुंडली चीजें दिखाती है। तो ये डाउट यहाँ क्लियर होता है कि रैंडम नहीं होती कोई भी चीज, बहुत सोचे समझे तरीके से हमारे तक पहुंचती है, हम चीजों को देख नहीं पाते उस स्तर पर। तो मेरा पहला स्टेप क्लियर हो चुका था कि जो क्वेश्चन पूछने वाले के माइंड में है वही कुंडली रिफ्लेक्ट कर रही थी, मून रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब हम आगे चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर कि क्या ये प्रॉमिस्ड है भी कि नहीं। इसका एक तरीका है, जितने भी हाउसेस आप क्वेश्चन के चेक करने वाले, जैसे फॉरेन सेटलमेंट में 3rd, 9th और 12th, इन तीनों में से प्राइम हाउस को सेलेक्ट करें। प्राइम हाउस है 12वां घर, क्योंकि फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। 12th हाउस जो भी प्राइम हाउस है उसका सब लॉर्ड चेक करो। 12th हाउस का सब लॉर्ड था शनि, सैटर्न। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं कि आपको क्या चेक करना है। प्राइम हाउस का जो भी सब लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में बैठा है वो चेक करिए, उस नक्षत्र के स्वामी को चेक करिए, वो आपको बता देगा काम होगा कि नहीं होगा। तो जब मैंने कुंडली बनाई थी उसमें मैंने देखा 12th हाउस का सब लॉर्ड था शनि। शनि किसके नक्षत्र में था? शनि राहु के नक्षत्र में था। राहु किसे सिग्निफाई कर रहा है? राहु 2 घरों को सिग्निफाई कर रहा था, एक था 3rd हाउस, एक था 12th हाउस, एक और भी घर को सिग्निफाई कर रहा था राहु साइन की वजह से 11th हाउस को। 3 घरों को राहु सिग्निफाई कर रहा था। बहुत सिंपल सिद्धांत है कि अगर जो भी प्राइम हाउस का सब लॉर्ड है वो जिस भी स्टार के अंदर है, वो स्टार अगर आपके जो घर को आप चेक करें उनमें से किसी को भी सिग्निफाई कर दे, आपका आंसर है हाँ। हमारे केस के अंदर राहु ने 3rd हाउस को भी सिग्निफाई किया, 12th हाउस को भी सिग्निफाई किया, मतलब बात यस है, प्रॉमिसिंग है इवेंट। जो उनको डाउट था कि मैं फॉरेन में सेटल होऊंगा कि नहीं होऊंगा,
द आंसर वाज कंप्लीटली यस। एंड 11th हाउस भी सिग्निफाई कर रहा था, मतलब उनकी विशेस भी फुलफिल होंगी, जो जैसा चाह रहे हैं वैसा होगा। हाउ ब्यूटिफुली द कुंडली वाज सिग्निफाइंग द थिंग्स। तो ऑफ कोर्स मैंने सेकंड स्टेप पे उन्हें बोला कि हाँ जी, आपकी कुंडली के अंदर हाँ आ रहा है, आप फॉरेन में जरूर सेटल होंगे। अब यहां पर कुछ लोग पूछते हैं कि सर वो फिर दूसरे ज्योतिष क्यों नहीं बता पाए, आपने कैसे बता दिया? इसका रीजन है कि हम हर एक मेथड एक ही बात बताती है। अगर आप वैदिक ज्योतिष से भी चेक करेंगे तो यही बात आपके सामने आएगी। बता नहीं पाए उसका अपना अपना एक स्तर है, हम पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते उस पर निर्भर करता है। अब चलते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे थर्ड स्टेप के ऊपर कि ये काम कब होगा, वो फॉरेन कब जाएंगे। इसको चेक करने के लिए जो आपने हाउसेस सेलेक्ट किए हैं एनालिसिस के लिए, वो था 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। तीनों के सिग्निफिकेटर्स आप निकालिए। 3rd हाउस के अंदर प्लैनेट था मून, तो सिग्निफिकेटर कैसे निकालेंगे हम? कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि जिस भी घर के अंदर कोई प्लैनेट बैठा है, उसके नक्षत्र में जो जो प्लैनेट्स हैं, जो जहां जहां सिचुएटेड है, वो प्लैनेट उन घरों को सिग्निफाई करेगा। जैसे मून 3rd हाउस में है, तो मून के नक्षत्र में जो जो ग्रह बैठे हैं और जिस जिस घरों में जाके बैठे हैं, तो मून उन घरों को सिग्निफाई करेगा। मून उन प्लैनेट्स उन घरों को सिग्निफाई करेगा। तो मून के नक्षत्र में था गुरु और शुक्र, ठीक है। 9th हाउस में जो प्लैनेट था वो था सूर्य, सूर्य के नक्षत्र में था केतु। और 12th हाउस में जो प्लैनेट था वो था राहु, और राहु का स्टार जो था, राहु के स्टार में था सैटर्न, शनि। तो तीनों घरों के जो सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट्स थे सॉरी, वो था जुपिटर, गुरु, केतु, सैटर्न एंड वीनस। 4 प्लैनेट्स हमारे सामने आते हैं, गुरु, शुक्र 3rd हाउस के, 9th हाउस का केतु और 12th हाउस का सैटर्न। 4 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा कृष्णमूर्ति जी ने एक चीज पर बहुत जोर दिया था, वो था कि उस समय जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनको भी कैलकुलेट करिए। रूलिंग प्लैनेट मतलब उस समय का जो लग्न बना, लग्न का राशि स्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी कौन है, चंद्रमा का राशि स्वामी कौन है, नक्षत्र स्वामी कौन है, और उस दिन का स्वामी कौन है। तो रूलिंग प्लैनेट कुछ इस प्रकार थे जी। नक्षत्र के अंदर था मंगल और केतु, क्योंकि एरीज की कुंडली थी, तो नक्षत्र का जो साइन लॉर्ड था वो मंगल था और स्टार लॉर्ड था केतु। मून के अंदर थे बुध और राहु, और चंद्रमा, क्योंकि सोमवार का दिन था तो चंद्रमा डे लॉर्ड था। 5 हमारे पास में रूलिंग प्लैनेट्स आते हैं। कौन कौन से हैं? मंगल, केतु, बुध, राहु और चंद्रमा। तो टोटल हमारे पास में कितने प्लैनेट्स हो गए? 4 हमने ऊपर प्लैनेट निकाले थे और करीब करीब 4 ही यहां पर हैं। 8 प्लैनेट्स हो गए। अब इन 8 प्लैनेट्स की दशाओं में वो व्यक्ति विदेश जाएगा। यहां पर आकर ज्यादातर केपी ज्योतिष ना ढेर हो जाते हैं। यहां तक आते आते तो चलता है, इसके बाद प्रॉब्लम आती है कि टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, कि वो कब पहुंचेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम सिग्निफिकेटर्स डिफाइन करना शुरू करते हैं कि कौन सा सिग्निफिकेटर हम सबसे पहले लेंगे जिसके दशा में वो जाएंगे विदेश। जब मैंने उस समय की दशा देखी तो उस समय राहु की महादशा चल रही थी। राहु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राहु, अगर आप ध्यान से देखें, राहु 12th हाउस में बैठा हुआ है, 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझते जाइए। राहु किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है? राहु शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है। शनि 12th हाउस का सिग्निफिकेटर था, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर था, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर था। तो राहु एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो राहु मजबूत हो चुका है ऑलरेडी। राहु की महादशा है, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो व्यक्ति राहु की महादशा में विदेश जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर राहु की महादशा तो 18 साल की है। किसी को बोलते हैं कि भाई 18 साल के अंदर आप विदेश से जरूर जाओगे। सर वो आदमी ना कभी घूमकर हमारे पास में ज्योतिषी सलाह के लिए तो नहीं आएगा कि अगर हम उसको बोल देंगे 18 साल में तो विदेश जरूर जाओगे।
अब हमें चलना है अगले पार्ट पर, कौन सी 18 साल में जो अलग अलग 9 प्लैनेट्स की भुक्ति आएगी, कौन सी भुक्ति के अंदर वो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। जब हमने चेक किया तो अगली जो उस समय भुक्ति चल रही थी वो सूर्य की थी। सूर्य कहीं पर भी 8 प्लैनेट्स में नहीं था, ना तो सिग्निफिकेटर्स में ना रूलिंग प्लैनेट्स में, सूर्य कहीं पर भी नहीं था। लेकिन इतना जल्दी हमको नहीं करना है। सूर्य किसके नक्षत्र में है? सूर्य उस समय जब मैंने चेक किया तो केतु के नक्षत्र में था। तो केतु 9th हाउस में था। केतु 9th हाउस की एनर्जीज को रिप्रेजेंट भी कर रहा था। 9th हाउस लॉन्ग ट्रेवल्स को है। तो हमने जो अगला प्लैनेट चुना था वो था केतु या सूर्य, क्योंकि सूर्य केतु को रिप्रेजेंट कर रहा था। सूर्य केतु के नक्षत्र में था। तो अगला जो करंट भुक्ति थी वो भी प्रॉमिस कर रही थी कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति सूर्य की भुक्ति के अंदर जाएंगे। जो सूर्य की भुक्ति का समय था वो, जो मुझे याद है, दिसंबर से लेके फेब के बीच में था। 2 साल का था। तो सूर्य की भुक्ति के अंदर भी हमको तय हो गया, अगला लेयर हमने क्लियर कर लिया कि सूर्य की भुक्ति के अंदर जाएंगे। अब सूर्य के अंदर हम किसकी अंतर्दशा को पकड़ें, किसकी प्रत्यंतर दशा में जाएं। अगेन हमारे पास में 9 ऑप्शन है, 9 प्लैनेट्स के ऑप्शन है। तो जो मैंने अगला प्लैनेट चूज किया था वो अगेन था सैटर्न, क्योंकि सैटर्न बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहा था 12th हाउस को। तो अगेन हमने सैटर्न को चुना। सैटर्न का जो टाइम पीरियड था, अब हम 3 लेयर में आ चुके थे, दशा, भुक्ति और अंतर्दशा के अंदर। तो मैं था राहु महादशा, सूर्य भुक्ति और उसके अंदर शनि का प्रत्यंतर दशा। 2 महीनों के समय में भी एक बड़ा अंतराल है। मुझे पकड़ना था कि व्यक्ति जाएंगे कब। मैंने उसके अंदर फिर जो प्लैनेट लिया था प्रत्यंतर के अंदर भी, जो सूक्ष्म दशा में मैं उतरा, फिर से 9 ऑप्शंस थे, पर मैंने उसमें केतु सेलेक्ट किया क्योंकि केतु लॉन्ग ट्रैवल को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैंने केतु सेलेक्ट किया क्योंकि केतु को सेलेक्ट करने का एक और कारण भी था कि केतु शुक्र के सबलॉर्ड में भी था। केतु का सबलॉर्ड शुक्र था। शुक्र 3rd हाउस का सिग्निफिकेटर भी था। तो केतु उसको लॉन्ग ट्रैवल भी करवा रहा था, केतु उसको घर से दूर भी कर रहा था। इससे मैंने केतु को चुना था। तो अब हम आए राहु, सूर्य, शनि, केतु। जब हम इतना फिल्टर कर चुके थे तब हमारे पास में 3 दिनों का समय आया, 4 दिनों का, मतलब 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। अब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप 27 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में जाओगे फौरन। इंटरेस्टिंगली उनका जवाब आया। तब तक उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। ये सारी कैलकुलेशंस मैं कुंडली के अंदर कर रहा था, वो होल्ड कर रहे थे मेरी बात को सुनने के लिए। जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे डेट को, जो हमने प्लान किया हुआ है, उसके बहुत करीब है। हमने जो प्लानिंग करी थी वो थी 19 दिसंबर। तो मुझे फिर भी सही नहीं लगा 19 दिसंबर, क्योंकि मेरी कैलकुलेशंस कह रही थी वो 27 से 30 दिसंबर के बीच में। मैं सुन रहा था, मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगली प्लानिंग, क्योंकि 19th वाली हमने कैंसिल कर दिया प्लानिंग जाने की, हमने अगली जो प्लानिंग करी है वो 23rd और 24th है। लेकिन मेरा पूरा जोर जो है एजेंट को वो है कि 25 तारीख के बाद ही प्लान करें। तो अब वो हमारे कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी प्लानिंग 25 के बाद ही जाने की है। तो हमारी कैलकुलेशन भी 27 से 30 थी। लेकिन मैं इतने से सेटिस्फाइड उस दिन नहीं हो रहा था। मैंने कहा रुकिए, अब हम चेक करेंगे कि 27 से 30 दिसंबर के बीच में भी आप कब जाएंगे, मैं वो कैलकुलेट करता हूँ। अब उन 4 दिनों के अंदर आप कौन सा वाला डे सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए भी कृष्णमूर्ति जी ने एक शानदार रूल दिया था कि जब आपको डेज को सेलेक्ट करना हो तो आप चंद्रमा की पोजीशन देखिए, क्योंकि चंद्रमा ट्रैवल करता है नक्षत्र में और हर दिन एक नए नक्षत्र में प्रवेश करता है। हर दिन का नक्षत्र चंद्रमा का अलग होता है। तो जब आप इन 4 दिनों के चंद्रमा के ट्रैवल को देखोगे तो चंद्रमा 30 तारीख को केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था, और जैसे ही चंद्रमा केतु के नक्षत्र में एक्टिवेट होगा, यानी कि वो व्यक्ति लॉन्ग ट्रैवल के लिए रवाना हो जाएंगे। और अभी फिलहाल हमारे केतु का सबलॉर्ड भी कौन था? वीनस था। वीनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 3rd हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा था। 30 दिसंबर को जब चंद्रमा केतु के नक्षत्र में उतरेगा, वो व्यक्ति अपने घर को छोड़ देंगे।
स्पेसिफिकली अगर आप उसके और भी भीतर जाएं तो केतु के नक्षत्र में भी जब चंद्रमा और शुक्र का सब नक्षत्र में चंद्रमा प्रवेश करेगा, वो व्यक्ति घर छोड़ देंगे, वो फ्लाइट से रवाना हो जाएंगे। तो आई गेव हिम अ डेट कि आप 30 दिसंबर को अपने फॉरेन ट्रैवल के लिए निकलेंगे। अब देखिए, हमने 3 स्टेप्स में चीजें डिस्कस करी और कितने टेक्निकली और कितने शानदार तरीके से चीजें बनती हैं। सबसे पहला हम काम करते हैं, सबसे पहले कुंडली की हम पोजीशन देखते हैं, कुंडली सही बनी है कि नहीं बनी है। उसके लिए आप ये देखिए चंद्रमा क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। चंद्रमा उसी बात को रिफ्लेक्ट करेगा जो सामने वाले के दिमाग में चल रहा होगा। इफ यस, आप आगे बढ़िए। सेकंड स्टेप है कि वो व्यक्ति कब वो काम होगा कि नहीं होगा, कुंडली हाँ या ना बोलेगी। विष्णुमूर्ति पद्धति की कुंडलियां बहुत ब्लंट आंसर करती हैं, या तो हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। अंदाजे वाली बात नहीं होती है। कल की ही बात है, कल मुझसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, मैं एक स्टडीज आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। कल शाम की ही बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में सोच रहा हूँ और मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मेरे प्लान्स बहुत ही स्ट्रांग है, आप बताइए बिजनेस कैसा होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अकॉर्डिंगली मैंने प्रश्न चार्ट बनाया था, यही मैं आपसे डिस्कस करूंगा किसी और वीडियो के अंदर। प्रश्न चार्ट ने बहुत क्लियरली डिनाई किया था कि नहीं बनेगा, उनका घर, उनका बिजनेस नहीं चलेगा, वो बिजनेस जो भी दिमाग में सोच के चल रहे हैं वो बिजनेस शुरू ही नहीं होगा उनका। एंड अकॉर्डिंगली आई गिव हिम आंसर कि आपका बिजनेस जो आप सोच रहे हो नहीं चलेगा। दिस इज हाउ कृष्णमूर्ति पद्धति वर्क्स। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो हमारे साथ देखी, इसको पूरा समझा, और आपके अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।